हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। आज हम 9th क्लास में भूगोल का एक पार्ट चल रहा था अपने, भारत का भौगोलिक वितरण, ये अपन पढ़ रहे थे। कल तक अपन ने पिछले जो लेसन था या पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें हमने देखा भारत को भौगोलिक आधार पर मुख्यतः निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि मैप के अंदर या नक्शे के अंदर नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड में होता है, नीचे की साइड में साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ा कि भारत को भौगोलिक वितरण के आधार पर हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, ये पूर्व में भी है और पश्चिम में भी है, और इसके अलावा द्वीप समूह, जैसे बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित द्वीपों के समूह को हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो आज कल हमने पिछले वीडियो में हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा। हिमालय पर्वत, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। आज हम उत्तर का मैदान पढ़ेंगे। उत्तर के मैदान में, या सबसे मेन जो दूसरा पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं आज, उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, जैसे मैं आपको बता दूं कि नक्शे में साफ दिखाई दे रहा है कि यह मैदान हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य का भाग है। हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों के मध्य का भाग यानी उत्तरी मैदान है। और उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों से निर्मित है। उत्तर का मैदान मुख्यतः इन तीनों प्रमुख नदियां जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है। यह मैदान समतल और सपाट है। समतल एवं सपाट है। समतल एवं सपाट है यानी कि यहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। और लाखों वर्षों से हिमालय के निक्षेप के कारण यहां पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो गई थी, जिसके फलस्वरूप ये उपजाऊ भाग हुआ। और भारत के कहने का मतलब कि हिमालय पर्वत की लाखों वर्षों में हिमालय के मैदान में हिमालय की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इन उपजाऊ मैदानों का विकास हुआ। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में है और इसका विस्तार यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। हम
इसके उत्तरी मैदान के अंतर्गत देख सकते हैं कि लगभग ये मैदान पूरे मध्य भारत में फैला हुआ है, उत्तर का मैदान, और लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर लंबा एरिया है और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, इन मैदानों का निर्माण किया गया था। और ये मैदान समतल और सपाट है और इसीलिए यहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दोआब मतलब दो भूमि या मान सकते हैं अपन कि दो नदियों के बीच का भूभाग वो दोआब कहलाता है, कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। और यह मैदान मैंने आपको जैसे आप बताया मैप के अंदर, पूरे मध्य भारत के अंदर यह उत्तर का मैदान विस्तृत है, समतल और सपाट है, इस कारण से यहां पर जनसंख्या भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या का विकास का कारण भी ये समतल एवं सपाट होने का कारण ही है। अब कि इस मैदान में कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, या मान सकते हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि भूभाग यहां पर सम्मिलित हैं। बहुत सारे राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा भी इसमें आता है। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड आदि का कुछ भाग इसमें सम्मिलित है। अब संपूर्ण जो उत्तरी भाग है उसका हम भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर इसको पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको ये सिंपल छोटी छोटी बातें बताई कि उत्तरी मैदान यानी हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार के बीच का भूभाग यानी उत्तरी मैदान या उत्तर का मैदान, और 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों से ये मैदान निर्मित है। ये समतल एवं सपाट है और हिमालय के गिरिपाद में निक्षेपों से यहां पर उपजाऊ मिट्टी बनी, जिसके फलस्वरूप क्या है, यहां पर कृषि आदि बहुत अच्छी तरह से होते हैं। समतल और सपाट मैदान है, इसलिए ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और यह पूरा उत्तर का मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 240 से 320 किलोमीटर तक विस्तृत है। अब हम उत्तरी मैदान का भौगोलिक वितरण पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान का भौगोलिक वितरण पढ़ेंगे। मेन जो इसके अंदर हम पहला पॉइंट लेते हैं, कुछ एक प्रदेश है जिनके कारण उत्तरी मैदान प्रसिद्ध रहा है। सबसे पहले हम भाबर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि भाबर प्रदेश क्या है। भाबर प्रदेश यानी शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्र में सतलज नदी से तीस्ता नदी तक शिवालिक के पर्वत पदीय क्षेत्र में सतलज नदी से तीस्ता नदी के मध्य 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का विस्तार है।
पर्वतपदीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते ही ढालू के कम होने से नदियां भारी चट्टानों के टुकड़े इस पर्वत पद क्षेत्र में जमा कर देती है और इस क्षेत्र की अधिकांश नदियों का भूमिगत प्रवाह होता है। नदियों, जो इस क्षेत्र की अधिकांश जो नदियां हैं उनका भूमिगत प्रभाव होता है, भूमिगत प्रवाह होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी जैसे कि पर्वतपदीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते ही ढालू के कम होने से नदियां भारी चट्टानों के टुकड़े इस पर्वत पद क्षेत्र में जमा कर देती है, मतलब कंकड़ पत्थर या चट्टानें आदि इकट्ठे हो जाती है और इस कारण इस क्षेत्र में अधिकांश नदियों का भूमिगत प्रवाह होता है। जो भी अधिकांश नदियां पाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर वो उनका प्रवाह भूमिगत होता है, यानी जमीन के अंदर होता है। अब मेन भाबर प्रदेश में कि भाबर प्रदेश यह मान सकते हैं कि शिवालिक के पर्वतपदीय क्षेत्र में सतलज नदी से तिस्ता नदी के मध्य 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का विस्तार है और पर्वतपदीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करते ही ढालू के कम होने से नदियां भारी चट्टानों के टुकड़े इस पर्वत पद क्षेत्र में जमा कर देती है और इस कारण यहां की अधिकांश नदियों का भूमिगत प्रवाह होता है। इसी प्रकार हम दूसरी जो मेन पढ़ेंगे वो है तराई क्षेत्र या तराई प्रदेश। तराई प्रदेश मतलब दलदली प्रदेश जिनको बोलते हैं, या जहां पर भूमिगत जल ऊपर आ जाता है, या ऐसे दलदली प्रदेश जहां पर अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी वनस्पतियां पाई जाती है और हाथी या गेंडे जैसे भारी भरकम जानवर वहां पर रहते हैं। तो तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग है जहां भाबर प्रदेश का भूमिगत जल प्रवाह पुनः धरती पर प्रकट हो जाता है या धरातल पर प्रकट हो जाता है। भाबर के दक्षिण में मैदान का बहुभाग, मतलब भाबर में दक्षिण के मैदान का वह भाग जो या जहां भाबर प्रदेश का भूमिगत जल, जहां भाबर प्रदेश का भूमिगत जल पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर नदियों में या ये मान सकते हैं कि नदियों द्वारा जब अत्यधिक या वर्षा के समय में अधिकांशतः नदियां जब बहुत तेज गति से बहती है तो ढालू के कम होने से नदियां भारी चट्टानों के टुकड़े भाबर प्रदेश में ले आती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इसकी यहां पर अधिकांश जो नदियां होती है वो भूमिगत प्रवाह की हो जाती है। और तराई प्रदेश में क्या होता है कि भाबर में दक्षिण के मैदान का वह भाग जहां भाबर प्रदेश का भूमिगत जल पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है, पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है, वो क्या कहलाता है? तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश के अंतर्गत तराई प्रदेश में सघन वन, लंबी घास या लंबी जो घासें होती है वो जैसे हाथी घास आदि पाई जाती है। इसके अलावा यहां पर मतलब विशालकाय शरीर वाले हाथी तथा गेंडे आदि भी पाए जाते हैं, क्योंकि
ये दलदली प्रदेश होते हैं या ऐसे स्थान होते हैं जहां पर भूमिगत जल पुनः मतलब भाबर दक्षिण के मैदान या भाबर में दक्षिण के मैदान का वह भाग जहां भाबर प्रदेश का भूमिगत जल पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है और सघन वन लंबी घासें जैसे कांस, हाथी घास आदि यहां पर मिलती है। विशालकाय शरीर वाले जैसे हाथी, गेंडे जैसे पशु यहां पर पाए जाते हैं। अब हम इसी का जो तीसरा टॉपिक है, हम उत्तरी मैदान के का ही एक तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, तीसरा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बांगड़ प्रदेश। बांगड़ प्रदेश, बांगड़ प्रदेश यानी अपन ये मान सकते हैं पुराना जलोढ़, पुराना जलोढ़, पुराना जलोढ़ यानी कि जहां पर नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसे पुराना जलोढ़ या बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। या यूं बोल सकते हैं कि प्राचीन तलछट में निर्मित उच्च मैदान बांगड़ कहलाते हैं। प्राचीन तलछट, प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान, प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान, ये बांगड़ प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। और जहां पर वर्षा का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता, ये क्या कहलाते हैं? बांगड़ प्रदेश या पुराना जलोढ़ कहलाते हैं। यह उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी एवं उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग एवं उत्तराखंड में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश, खादर प्रदेश यानी नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। खादर प्रदेश का मतलब क्या हो गया? नवीन जलोढ़। यह या यूं कह सकते हैं कि यह नई तलछट व काप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान है। यह नई तलछट व काप मिट्टी से बने ऐसे मैदान जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है या प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी यहां पर आ जाता है और ऐसे प्रदेशों को खादर प्रदेश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह जो खादर प्रदेश है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि या यूं मान सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हम अगर ये पूछा भी जाता है कि बांगड़ और खादर में अंतर बताइए तो बांगड़ यानी पुराना जलोढ़, खादर यानी नवीन जलोढ़। बांगड़ प्रदेश नदियों के बेसिन से दूर होते हैं और खादर प्रदेश नदियों के बेसिन से नजदीक होते हैं। बांगड़ प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ कम होती है और खादर प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नई मिट्टी को अपने साथ लेकर आता है। तो अंतर भी कंप्लीट हो चुके हैं और हम इसके अंतर्गत बांगड़ और खादर मतलब बांगड़ यानी पुराना जलोढ़, खादर यानी नवीन जलोढ़, ये
नदियों के बेसिन से दूर होते हैं, बांगड़ प्रदेश, और खादर प्रदेश नदियों के बेसिन से के नजदीक होते हैं। और बांगड़ प्रदेश उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जबकि खादर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में आते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने आपको बताया कि बांगड़ प्रदेश की मिट्टी कम उपजाऊ होती है, जबकि खादर प्रदेश की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। ये उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान में हमने पूरा पढ़ा। अब जैसे बेसिकली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उत्तर का मैदान है वो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से निर्मित है, और यहाँ की नदियों के गिरिपाद में या ढालू के कम होने से नदियाँ या बाढ़ का पानी बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों को अपने साथ ले आता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ की जो नदियाँ हैं वो भूमिगत प्रवाह वाली नदियाँ बन जाती हैं। और उत्तर के जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान के वितरण को हमने 4 भागों में विभाजित किया: भाबर प्रदेश, तराई के मैदान, बांगड़, खादर आदि। अगले टॉपिक में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे।